चलिए आईएनए की स्टोरी के बाद हम लोग अब थोड़ी बायोग्राफी देखेंगे सुभाष चंद्र बोस की। सुभाष चंद्र बोस जिनका जन्म कटक में उड़ीसा में है आज, उस समय वो बंगाल प्रोविंस में हुआ करता था। 1897 में बंगाली फैमिली में इनका जन्म हुआ और 1945 में 48 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। सुभाष चंद्र बोस एक नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादी, फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जर्नलिस्ट, पत्रकार और एक इंडियन सिविल सर्वेंट रह चुके थे। बॉर्न एट कटक ऑन 23 जनवरी, 23 जनवरी को इनका जन्म कटक उड़ीसा में हुआ और अभी इनकी 125वीं जन्म दिवस के अवसर पर भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि 23 जनवरी को उनका जो जन्म दिवस है उनको पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जिसका बंगाल में जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी है ममता बनर्जी की और फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी है, उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने इसको देश प्रेम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। तो खैर पूरे भारत में उनका ये जो जयंती है ये पराक्रम दिवस के रूप में और बंगाल में देश प्रेम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, इनका जो जन्म है वो एक वेल ऑफ परिवार, एक अच्छे खाते पीते संपन्न परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके पिता थे जानकीनाथ बोस और इनके जो भाई हैं ये दोनों पेशे से एडवोकेट थे और इनके पिता जो है गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर, सरकारी वकील के रूप में भी काम करते थे। इनके माता का नाम था प्रभा देवी और टोटल इनके 9 बच्चे थे, जिनमें से 6 भाई थे और मतलब 6 ब्रदर एंड 3 सिस्टर्स। इनमें से सबसे छोटे थे सुभाष चंद्र बोस और सबसे बड़े थे सतीश चंद्र बोस। इनकी अपने बड़े भाई से अच्छी खासी पटती थी। इन्होंने अपने कलकत्ता के आसपास के स्कूल में जो है एजुकेशन किया। उसके बाद ये ग्रेजुएशन करने के लिए जो कलकत्ता का बड़ा फेमस कॉलेज है प्रेसिडेंसी कॉलेज, जहां इनके 5 भाइयों ने अपना ग्रेजुएशन वहां से किया था और इनके सबसे बड़े भाई लंदन से बैरिस्टर बन के आए थे, तो प्रेसिडेंसी कॉलेज में इन्हें भी ग्रेजुएशन करने के लिए भेजा। लेकिन वहां पर जो एक इतिहास के प्रोफेसर थे वो भारतीय छात्रों को बड़े हीन दृष्टि से देखते थे और भारतीय संस्कृति को बड़ा निम्न करके आंकते थे और भारतीय छात्रों को बहुत ज्यादा मारते भी थे। इस बात का विरोध किया था सुभाष चंद्र बोस ने और बहुत जल्द वो उस कॉलेज में छात्र नेता के रूप में बने, स्टूडेंट लीडर बन गए और उस प्रोफेसर के खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट किया और अल्टीमेटली उस प्रोफेसर से उन्होंने माफी मंगाई। अब प्रोफेसर अपनी आदत से बाज नहीं आए, माफी मांगने के बाद पुनः उन्होंने ये सारी गतिविधियां, बच्चों को मारना, ठीक है, नस्लीय सोच के थे वो, तो इसलिए फिर दोबारा धरने पे बैठे और इस बार जो है उनको रेस्ट्रिकेट कर दिया गया था उस कॉलेज से। जब रेस्ट्रिकेट कर दिया गया तो उनका जो ग्रेजुएशन चल रहा था वो इनकम्प्लीट था। उसको कंप्लीट करने के लिए फिर उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज कलकत्ता में ही एडमिशन लिया और वहां से फिलॉसफी में बीए उन्होंने किया। उसके बाद उनके पिताजी ने उनको समझाया बुझाया और कहा कि आप लंदन जाओ और लंदन जाकर के वहां पर आईसीएस की तैयारी करो। तो ये 1919 में चले गए लंदन, इंग्लैंड पहुंच गए। लंदन में जाकर के उन्होंने अपनी तैयारी की और उस समय अमूमन जो भारत से लोग जाते थे उनको 4 साल लगता था आईसीएस के एग्जाम की तैयारी में। इन्होंने 7 महीने में अपनी तैयारी पूरी कर ली, 1 साल के भीतर एग्जाम दिया और 1920 में आईसीएस का एग्जाम इन्होंने निकाल लिया। ठीक है, जिसमें सारे विदेशी विषय होते थे, कोई भारतीय विषय नहीं होता था। लेकिन उसी समय 1919 में रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग और 1920 के आसपास नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, भारत में भयानक गतिविधियां चल रही थी, राष्ट्रवादी गतिविधियां, अंग्रेज भयानक शोषण कर रहे थे भारत का। ये खबरें जब उनको मिली तो उनकी आत्मा ने उनको कहा कि ये सर्विस तुम्हारे लिए नहीं बनी है और उन्होंने अंग्रेजों को रेजिग्नेशन दिया। उस समय वो लंदन में ही थे। रेजिग्नेशन उन्होंने इंडिया, लॉर्ड जो उस समय लॉर्ड लिथलिंगो भारत के वायसराय थे, उनको जो है उन्होंने रेजिग्नेशन दे करके और फिर उन्होंने विचार बनाया कि मुझे सिविल सर्विस की नौकरी नहीं करनी है और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, नेशनलिज्म टू बी अ हायर कॉलिंग देन द सिविल सर्विस। सिविल सर्विस की तुलना में मुझे मेरा राष्ट्रवाद जो है वो ज्यादा प्रेरित करता है और राष्ट्रवाद के लिए काम करना मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। और वो 1921 में भारत जो है वो लौट आए। जब 1921 में सुभाष चंद्र बोस भारत आए, जहाज के माध्यम से बंबई में उतरे, तो भारत में जगह जगह से जनता इनको जो है
सुभाष चंद्र बोस को देखने आई थी कि ऐसा कौन नेता है जो भारत की आजादी के लिए, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के लिए आईसीएस जैसी महत्वपूर्ण पद को ठोकर मार करके 7 महीने में तैयारी पूरी करके, सफलता प्राप्त करके, अंग्रेजों के मुंह में एक तमाचा मार के, ये तमाम चीजें करके वापस आ रहा है। ऐसा कौन व्यक्ति, उसको देखने के लिए बॉम्बे के बंदरगाह में भयानक भीड़ जो है लोगों की जुड़ी हुई थी। जब ये वापस आए, इनको माला वगैरह पहनाया गया, इनका सम्मान किया गया और इनको एक राष्ट्रवादी नेता के रूप में जनता ने देखना शुरू किया। ये बंबई में ही अपने मेंटोर, ठीक है, यहां पर मैंने एम लगाना भूल गया है, ठीक है, मेंटोर लिख दिया है, मेंटोर, इनके मेंटोर और इनके गुरु थे सीआर दास। तो सीआर दास से इनकी मुलाकात हुई और उन्हीं के प्रेरणा स्वरूप इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपना सक्रिय भागीदारी करने का मन बनाया और इंडियन नेशनल मूवमेंट को इन्होंने ज्वाइन किया। ठीक है, 1924 में इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी ज्वाइन किया और फिर कांग्रेस के बाद में ये यूथ कांग्रेस के चेयरमैन भी बने 1925 में और बंगाल ब्रांच का जो रीजनल ऑफिस था कांग्रेस का, उसके भी वो चेयरमैन बने। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी, महासचिव बने 1927 में और कांग्रेस के 2 बार ये अध्यक्ष भी चुने गए 1938 और 1939 में। ये कांग्रेस में 1939 में ये इसके अध्यक्ष बने थे, उसकी कहानी में आगे आपको बताता हूं। 1930 में इलेक्टेड कैलकाटा मेयर, इनके जो गुरु थे सीआर दास, वो भी कलकत्ता के पहले मेयर बने थे। उन्हीं के पच्चीनों में चल करके इन्होंने कलकत्ता मेयर का चुनाव लड़ा और ये चुनाव जो है वो जीत गए। उसी दौरान 1930 के दौरान भारत में सीडीएम, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, उसमें इन्होंने भाग लिया और इनकी गिरफ्तारियां वगैरह भी हुई थी। फिर ये 1930 के आसपास ही यूरोप टूर में निकल गए और यूरोप टूर में जब ये निकले तो वहां पर अनेक देशों में इन्होंने भ्रमण किया, जर्मनी में, जापान में, ऑस्ट्रिया में, स्विट्जरलैंड में, ऐसे तमाम देशों में, टर्की में भी ये गए। ठीक है, ऐसे तमाम जगह पर घूमा और वहां के बड़े बड़े नेताओं से, बड़े बड़े वहां पर इंटेलेक्चुअल थे, उनसे उन्होंने मुलाकात की और भारत की आजादी के लिए उनसे चर्चा जो है वो किया। किन महान लोगों से वो, किन महत्वपूर्ण लोगों से वो मिले थे? इटली में जब गए तो मुसोलिनी से मिले, ब्रिटेन में जब गए तो क्लीमेंट एटली, जो भारत की आजादी के समय भारत के जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहेंगे। हेराल्ड जे लास्की, एक महत्वपूर्ण राजनीतिक सिद्धांतकार। जीडीएच कोल जो कि एक महत्वपूर्ण समाजवादी चिंतक माने जाते हैं। स्टेफोर्ड क्रिप्स, ठीक है, जो क्रिप्स मिशन लेकर के आए थे, ऐसे लोगों से मिले। ये टर्की भी गए और वहां पर कमाल पाशा से मिलने की कोशिश की, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने रोक लगा दिया था और कमाल पाशा से इनकी अल्टीमेट मुलाकात नहीं हो पाई थी। ये कमाल पाशा और उनकी शासन पद्धति से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। ठीक है, इसके अलावा ये जिन जिन देशों में जाते थे भारतीय छात्रों से मिलते थे और उनको भारत की आजादी के लिए कुछ करने हेतु प्रेरित करते थे। 1937 में गुप्त रूप से इन्होंने एक विवाह किया। ऑस्ट्रिया की वो नागरिक थी एमिली सेंकल से इन्होंने गुप्त रूप से विवाह किया था, पब्लिकली विवाह नहीं किया था। ठीक है, फिर बाद में जब ये अपने साथ जर्मनी वगैरह जाते हैं तो इनको अपने साथ जर्मनी भी ले जाते हैं। 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ त्रिपुरी, जबलपुर में यह इलेक्शन हुआ। इस इलेक्शन में प्रेसिडेंट कौन होगा, इसका इलेक्शन होना था। भारी बहुमत से सुभाष चंद्र बोस दोबारा जो है प्रेसिडेंट पद के लिए चुन लिए गए, लेकिन गांधी जी ने भी अपनी ओर से कैंडिडेट खड़ा किया था। उनका नाम था पट्टाभी सीतारमैया। तो गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया को अपनी तरफ से प्रेसिडेंट के लिए खड़ा किया और सुभाष चंद्र बोस भी खड़े हुए। गांधी ने इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के पहले ही पूरे भारत में घूम घूम करके कांग्रेस के लोगों के बीच में जाकर के पट्टाभी सीतारमैया के लिए वोट मांगा और कहा कि वास्तव में जो पट्टाभी सीतारमैया है वो समझ लो कि वो साक्षात महात्मा गांधी है। उसकी जीत मेरी जीत, उसकी हार मेरी हार। और इसको एक इमोशनल सेंटिमेंटल मुद्दा बना करके पट्टाभी सीतारमैया को खड़ा किया, लेकिन अल्टीमेटली जादू चला सुभाष चंद्र बोस का और सभी जगह से जो कांग्रेस लोग वोटिंग करते थे अध्यक्ष चुनने के लिए, तो सुभाष चंद्र बोस ही इसमें प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए। और गांधी और सुभाष चंद्र बोस की आइडियोलॉजिकली एक दूसरे से नहीं पड़ती थी। वैसे तो दोनों एक दूसरे का बड़ा सम्मान करते थे, ठीक है, और लेकिन आइडियोलॉजी उनकी मैच नहीं करती। इसलिए सुभाष चंद्र बोस को दोबारा अध्यक्ष महात्मा गांधी बनाना नहीं चाहते थे, लेकिन हुआ यही कि सुभाष चंद्र बोस चुन लिए गए। गांधी बड़े नाराज हुए
जब गांधी की नाराजगी की पता चली तो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस से बोला भाई तुम त्याग पत्र दे दो, ठीक है, नहीं तो मैं भूख हड़ताल में बैठ जाऊंगा, मेरी आदत तुम जानते छो। तो फिर इन्होंने गांधी जी का बड़ा सम्मान करते थे, इन्होंने त्याग पत्र दे दिया, लेकिन कांग्रेस और गांधी दोनों से इनका मोह जो है वो भंग हो गया और इन्होंने अपने आइडियोलॉजी के साथ अपने तरीके से काम करने के लिए एक अलग से पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाया, उसका नाम रखा गया ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। जब ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया कांग्रेस से हट करके, तब कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं की आंखें खुली और उनको लगा कि ये एक महत्वपूर्ण नेता है, अगर ये कांग्रेस से अलग हो जाएगा तो काम कैसे बनेगा। इसलिए गांधी वगैरह को समझाया गया और महत्वपूर्ण नेताओं ने रिक्वेस्ट किया सुभाष चंद्र बोस से कि तुम ठीक है अलग पार्टी बना लेते हो, ठीक है, लेकिन तुम ये कहो कि तुम कांग्रेस के भीतर ही एक अलग पार्टी बनाए हो, कांग्रेस से अलग नहीं हो तुम। तो इस प्रकार से मजबूर करके तो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर ही फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, लेकिन अपने तरीके से वो काम करते थे, ठीक है। तो ये थी पूरी कहानी त्रिपुरी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की, जिसमें वो जीत गए थे लेकिन रिजाइन करना पड़ा, फिर उन्होंने अपनी पार्टी बना ली जुलाई 1940 में। इसके पहले मैं आपको कहानी सुना चुका हूं कि सुभाष चंद्र बोस एक लेफ्ट विचारधारा के व्यक्ति थे, एक रेवोल्यूशनरी टाइप के व्यक्ति थे और वो पूर्ण स्वतंत्रता के अलावा अंग्रेजों से कुछ नहीं चाहते थे और उनका मानना था कि अंग्रेज बिना मार खाए भारत नहीं छोड़ेंगे, हम शांतिपूर्वक काम करने वाले व्यक्ति नहीं है, उन्हीं की भाषा में हमें जवाब देना पड़ेगा। तो इनकी गतिविधियां और इन्होंने जब फॉरवर्ड ब्लॉक ऑर्गेनाइजेशन बनाया तो ये जगह जगह अपना रैली करते थे और उसमें भड़काऊ टाइप का भाषण जो है युवाओं को प्रेरित करने के लिए देते थे, जिसके चलते इनकी फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था को बैन कर दिया गया और इनको पहले प्रेसिडेंशियल जेल कलकत्ता में जेल में रखा गया, फिर इनको इनके घर में ही नजरबंद कर दिया गया, इनके घर के चारों तरफ पुलिस लगा दिया गया, सीआईडी का कड़ा पहरा था, कौन इनसे मिलता है, ये कहां किससे मिलते हैं, इनकी पूरी दिन भर की रूटीन क्या है, किसको चिट्ठी पत्री लिखते हैं, ये तमाम बातें जो है सीआईडी निगरानी रखती थी और ब्रिटिश सरकार को खबर देती थी, क्योंकि उनको ब्रिटिश सरकार को मालूम था ये बड़ा क्रांतिकारी आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, कई भाषाएं जानता है, रूप बदलना जानता है, कुछ भी कर सकता है, इसलिए उस पर कड़ी निगरानी जो है वो रखी गई थी। अल्टीमेटली 16 जनवरी 1941 को ये साल भर के आसपास अंग्रेजों से नहीं मिले और अपनी प्रोग्रामिंग करते रहे, बहुत बड़ी लंबी चौड़ी दाढ़ी और बाल सब बढ़ाए और 16 जनवरी 1941 को अपना भेष बदला और एक पठान के भेष में लंबा चौड़ा कोट पहने जैसा पठान लोग होते हैं, दाढ़ी मूंछे तो थी ही, ठीक है, और पठान के भेष में वो अपने एक सहयोगी जिनका नाम था मियां अब्दुल मीर और अपने भतीजे शिशिर कुमार बोस, मैंने यहां घोष लिख दिया है, आई एम सॉरी, शिशिर कुमार बोस, इनकी मदद से अपने घर से बाहर निकले, एक कार में बैठे और एक गोमोह GOMOH नामक रेलवे स्टेशन जो वर्तमान में झारखंड में है, ठीक है, उस समय वो बंगाल में ही होता था, तो वहां पहुंचे, वहां से ट्रेन में बैठ करके उन्होंने आगे जो है पेशावर पहुंचे और पेशावर पहुंचने पर इन्होंने मदद लिया आगा खान थर्ड। आगा खान थर्ड जो है मुस्लिम लीग के संस्थापकों में से एक है, लेकिन एक बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, पूरे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एकमात्र चेहरा यदि बात किया जाए जिसको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम भारत और भारत के बाहर नेता माना जाता था, लीडर माना जाता था, अपना हितैषी माना जाता था, वो थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस से न मुस्लिम लीग नफरत करती थी, न मुसलमान नफरत करते थे, न पारसी नफरत करते थे और न कोई भी नफरत नहीं करता था। सब इन्हें अपना नेता और सब इन्हें महान राष्ट्र नायक मानते थे। देश के बाहर, साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, ईस्ट इंडिया में, वेस्ट इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में, कांग्रेस में, मुस्लिम लीग में, सभी जगह इनकी मान्यता और एकमात्र नेता थे सुभाष चंद्र बोस, जिनकी जिन्ना के साथ गहरी दोस्ती थी और जिन्ना कभी भी सुभाष चंद्र बोस की बात को काटने वाले व्यक्ति नहीं थे। खुद मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा है कि अगर सुभाष चंद्र बोस भारत के प्रधानमंत्री होते तो कभी भी मुस्लिम लीग और मैं खुद पाकिस्तान की मांग नहीं करता, ठीक है। तो एक ऐसे नेता थे, ये ऐसे नेताओं को जननायक कहा जाता है। गिने चुने लोगों के अगर आप लीडर हैं तो उसमें जननायक आप नहीं है, ठीक है। तो ये जननायक थे। तो आगा खान ने इनकी मदद किया और पेशावर से इनको जाना था अफगानिस्तान, फिर अफगानिस्तान से सेंट्रल एशिया, कजाकिस्तान इत्यादि होते हुए इनका लक्ष्य था सोवियत यूनियन, जो आज का रसिया है, वहां पहुंचना, क्योंकि इनका मानना था कि सोवियत यूनियन एक सोशलिस्ट कम्युनिस्ट कंट्री है
और ब्रिटेन एक कैपिटलिस्ट कंट्री है और इन दोनों की जीवन में कभी नहीं बनी है। ये दोनों एक दूसरे के शत्रु रहे हैं। इसलिए और सुभाष चंद्र बोस खुद भी सोशलिज्म के विचारधारा से प्रेरित थे, इसलिए इनका मन था कि मैं सोवियत यूनियन जाऊंगा और वहां पर लेनिन से मिलकर के, उस समय लेनिन वहां पर हुआ करते थे, लेनिन से मिलकर के मैं यह बात तय करूंगा कि आप भारत की आजादी में हमारी मदद कीजिए, बदले में हम भी आपकी जो कुछ हो सकता है मदद करेंगे। हम कम्युनिज्म को अपनाने वाले लोग हैं, हम आपकी विचारधारा के लोग हैं, इसलिए हमारी मदद कीजिए। इस मदद की आस से वो सोवियत यूनियन जो है जाना चाहते थे। तो आगा खान की मदद से पहले तो वो पहुंचे अफगानिस्तान के काबुल पहुंचा। अब काबुल जब पहुंचे तो पठान के वेश में तो थे, लेकिन उनको एक दिक्कत आ रही थी कि उनको पश्तो लैंग्वेज जो अफगानिस्तान में बोली जाती है पठानों द्वारा, वो लैंग्वेज उनसे आती नहीं थी। तो उनको सलाह दिया गया उनके कुछ सहयोगियों द्वारा, और सारे मुसलमान सहयोगी थे इनके, और बड़े जो है हबीबुर रहमान, ठीक है, और ये आपके मियां अब्दुल मीर, ऐसे लोग, इन्होंने इनसे कहा कि भाई आप ऐसा करना कि वहां पर बहरे और गूंगे का रोल निभाना, जब तक काबुल में रहोगे बहरे और गूंगे के रोल में रहना, ताकि आपको बोलना ही ना पड़े, तो लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये वहां पर जितने दिन भी रहे गूंगे बहरे के रोल में रहे और अपनी तैयारी करते रहे कि कैसे काबुल से वो आगे सेंट्रल एशिया होते हुए जो है रसिया पहुंचेंगे, ठीक है। अल्टीमेटली वहां से ये पहुंचे, मॉस्को पहुंच गए। अब जब ये मॉस्को जा रहे थे तो इनको इंडियन एयरपोर्ट में, इंडियन पासपोर्ट में तो जाने नहीं दिया जाएगा, तो इन्होंने इटालियन पासपोर्ट का जुगाड़ किया और अपना एक इटालियन नाम रखा, इटालियन बेस बदला, और फिर अल्टीमेटली ये मॉस्को जो है वो सेंट्रल एशिया से होती है मॉस्को पहुंचे। कुछ दिन मॉस्को में रहा, लेनिन से मिले और लेनिन से पूछा कि भाई आप हमारी मदद करोगे कि नहीं करोगे, तो लेनिन ने अल्टीमेटली मना कर दिया, क्योंकि लेनिन उस समय ब्रिटेन के साथ मिलकर के, माने रसिया उस समय ब्रिटेन के साथ मिलकर के लड़ रहा था, तो ब्रिटेन के खिलाफ मदद वो नहीं दे सकता था। ठीक, फिर वो वहां से गए रोम, और रोम में भी अपना कुछ जुगाड़ फिट करने की कोशिश की, क्योंकि इटली जो है वो ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहा था, तो शायद इटली से कुछ मदद मिले, तो इटली से कुछ मदद का आश्वासन मिला। उसके बाद ये चले गए जर्मनी। उस समय जर्मनी में सबसे महत्वपूर्ण हिटलर जो था, और हिटलर साम्राज्यवाद का और कैपिटलिज्म का और ब्रिटेन अमेरिका जैसे देशों का कट्टर शत्रु था, ठीक है। तो वो जर्मनी गए। जर्मनी में वहां पर जो वहां के डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनसे मिलकर के उन्होंने मीटिंग किया अप्रैल 1941 में, और 1941 से 1943 तक फिर ये जर्मनी में रहे। नवंबर 1941 में इन्होंने जर्मनी बर्लिन में ही आजाद हिंद रेडियो की स्थापना की, जहां से ये पूरे दुनिया भर में जो भारतीय लोग फैले हैं उनको अपना संदेश दिया करते थे, राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय आजादी के लिए उनको अपना मैसेज दिया करते थे। और उसी समय उन्होंने इंडियन लीजन, आजाद हिंद फौज की स्थापना यहां पर की थी। मई 1942 में बड़ी लंबी इंतजार के बाद हिटलर से इनकी मुलाकात हुई। यह भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब ये बैठे हुए थे हिटलर के इंतजार में, तो हिटलर अपने बहरूपिये रखता था, बहुत सारे, कई हिटलर थे। तो हिटलर आया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तरफ हाथ बढ़ा करके उनसे कहा कि हेलो, मैं हिटलर हूं, ठीक है, इस तरीके से हाथ मिलाया। तो नेताजी ने कह दिया कि भाई मुझे आपसे नहीं, मुझे हिटलर से मिलना है। तो वो जो बहरूपिया था, नकली हिटलर, वो फिर वापस चला गया, और ऐसे कर करके 4 डुप्लीकेट हिटलर आए, और चारों को सुभाष चंद्र बोस ने यही कहा कि मुझे आपसे नहीं, हिटलर से मिलना है। अल्टीमेटली जब ये खबर हिटलर को पहुंचती है, तो हिटलर को पता चलता है कि बड़ा इंटेलेक्चुअल टाइप का आदमी है, आज तक बड़े बड़े नहीं पहचान पाए कि नकली हिटलर है, ये कैसे पहचान गया। तो ये खुद उत्सुकता बस गए और हिटलर से मिले, और नेताजी से मिले। और जब इस बार नेताजी से मिले तो नेताजी ने पहचान लिया कि असली हिटलर है। बाद में हिटलर पूछता है भाई तुमने मुझे कैसे पहचाना, तो वो आगे की स्टोरी लंबी है, कभी और चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हिटलर से मिलते हैं और हिटलर उनको अपना पूरा समर्थन देने की बात करते हैं, क्योंकि जर्मनी में ऑलरेडी उन्होंने अपना एक इंडियन आजाद हिंद फौज की स्थापना कर ही रखी थी, और हिटलर ने पूरे मदद देने की बात जो है सुभाष चंद्र बोस से कही। लेकिन उनका कहना था कि जर्मनी जो है वो भारत से बहुत दूर है, और भारत की कोई मदद वो डायरेक्टली नहीं कर सकता, इसलिए हमारा जो एक मित्र है जापान, जो हमारे साथ मिलकर के ब्रिटेन के खिलाफ इस युद्ध में लड़ रहा है, आप वहां जाइए और जापान आपकी मदद करेगा, क्योंकि जापान से भारत पास में है, तो वहां से आपकी मदद वो ज्यादा बेहतर ढंग से कर सकता है। तो वहां से वो फोन कर देते हैं, टेलीग्राफ वगैरह जो भी व्यवस्था होती है। जापान के प्राइम मिनिस्टर होते हैं हिरोको तेजो वहां पर, ठीक है। तो जर्मनी जापान के भाई भाई है उस समय। तो जापान भी भारत को मदद करने का आश्वासन करता है। मैंने
सुभाष चंद्र बोस को मदद करने का आश्वासन करता है। फरवरी 1943 में हिटलर ने बड़ी मदद की थी सुभाष चंद्र बोस की, उनको एक सबमरीन पनडुब्बी दिया, एक ऐसा जहाज जो पानी में अंदर भी चलता है और पानी के ऊपर भी चलता है, सबमरीन पनडुब्बी। उसमें बैठ करके सुभाष चंद्र बोस, जो हिटलर द्वारा दिया गया था, उसका नाम था U-180, उस सबमरीन का नाम U-180, उसमें बैठे और ये जापान की तरफ आगे बढ़ गए। अब इनको पूरा अटलांटिक ओशन, केप ऑफ गुड होप, मेडागास्कर से होते हुए सिंगापुर, साउथ ईस्ट एशिया और फिर ये होते हुए उनको जापान पहुंचना था। तो ये मेडागास्कर के रास्ते जाने वाले थे। मेडागास्कर में ही इनको एक दूसरा सबमरीन मिला जापान का। जापान ने वहां से व्यवस्था कर दी थी, एक ही जहाज से जाते तो पकड़ाने का डर था, तो वहां से जापान का जहाज आया, सबमरीन आया I-29। फिर मेडागास्कर में ये U-180 से उतरे, I-29 में बैठे, फिर वहां से उस जहाज के माध्यम से पहुंचे सिंगापुर। सिंगापुर ये पहुंच गए मई 1943 में, और वहां पर पहुंच करके इन्होंने आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी, जिसको रास बिहारी बोस ने डिसबैंड कर दिया था दिसंबर 1942 में, उसको रिवाइव किया और फिर से उसको एक नए संगठन के रूप में आजाद हिंद फौज की उन्होंने स्थापना की। अक्टूबर 1943 में इन्होंने जो है आजाद हिंद नामक देश की स्थापना जापान की मदद से कर ली। ये जापान पहुंचे दिसंबर 1943 में और जापान के प्रधानमंत्री तेजो से मिले और तेजो को उन्होंने कन्विंस किया। इनका कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छा था और इनसे कहा कि देखो, इंडिया और जापान में बहुत सारी चीजें कॉमन है। एक तो सबसे महत्वपूर्ण चीज कॉमन है बुद्धिज्म। बुद्ध हमारे थे लेकिन बुद्धिज्म को अपनाया आप में है। दूसरी बात, एशिया पर शासन एशियाई लोगों का होना चाहिए, पश्चिमी लोगों का नहीं। इससे तेजो बड़े इंप्रेस हुए और उन्होंने इनको सहायता देने की बात कही और इन्हीं की मदद से फिर आजाद हिंद फौज की स्थापना होती है। आजाद हिंद फौज को पैसा, उनको जो विभिन्न प्रकार की सामग्री, यूनिफॉर्म, जूते, ठीक है, लड़ाई के लिए साजो सामान, पैसा, ये सारी चीजें जापान से जो है उनको मिलनी शुरू हो जाती है। ठीक है, अब जापान को ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध लड़ना था, इसलिए एशिया के जो टेरिटरीज थे ब्रिटेन की, साउथ ईस्ट एशिया में पर्टिकुलरली मलेशिया, सिंगापुर, ठीक है, ये कुछ इलाके थे, इन पर विजय प्राप्त करने का जो है जापान ने स्कीम बनाया आजाद हिंद फौज की मदद से। और उन्होंने बर्मा कैंपेन लॉन्च किया, जिसमें बर्मा जो कि ब्रिटिश का भाग था उसको हराकर के बर्मा पर कब्जा करना था, उसके बाद भारत पर कब्जा करना था। ठीक है, तो पहले इन्होंने बर्मा पर कब्जा किया और आजाद हिंद फौज ने उनकी मदद की थी। उसके बाद बर्मा से आगे बढ़े और अंडमान निकोबार पर कब्जा किया और अंडमान निकोबार जो है, सिंगापुर तो इन्होंने पहले ही दे दिया था आज इनको, सुभाष चंद्र बोस को। अंडमान निकोबार पर भी जापान ने जीत कर लिया और अंडमान निकोबार दे दिया सुभाष चंद्र बोस को, जिनको सुभाष चंद्र बोस ने नया नाम दिया था। अंडमान को दिया था शहीद द्वीप और स्वराज आइलैंड को दिया था, सॉरी, और निकोबार आइलैंड को दिया था स्वराज द्वीप या स्वराज आइलैंड, उनका नाम दिया था। ठीक है, और यहां पर उन्होंने 29 दिसंबर 1943 को अंडमान निकोबार में भारतीय झंडा भी फहराया था। इसके बाद अच्छा, यहां पर एक स्टोरी है कि भी दिसंबर 2018 को अंडमान निकोबार में भारतीय झंडा फहराने का 75 साल पूरा हुआ था। इस उपलक्ष्य पर भारतीय प्रधानमंत्री ने यह घोषणा किया था कि अंडमान के 3 आइलैंड्स का नाम हम परिवर्तन करेंगे और रॉस आइलैंड का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया, नील आइलैंड का नाम शहीद द्वीप रखा गया और हैवलॉक आइलैंड का नाम स्वराज द्वीप रखा गया, जिसकी मांग सुभाष चंद्र बोस के फैमिली वाले और उनके समर्थक बहुत लंबे समय से भारत सरकार से कर रहे हैं। ठीक है, तो यह नाम जो है अब वहां पर हो गया है। इसके बाद मार्च से जुलाई 1944 तक बैटल ऑफ इम्फाल और बैटल ऑफ कोहिमा लड़ा गया, जिसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, जिसमें आईएनए की हार हो जाती है, जापान की भी हार हो जाती है। जापान तो वापस चला जाता है अमेरिका से युद्ध लड़ने के लिए पैसिफिक कोस्ट में, और ये लोग चले जाते हैं रंगून। रंगून में आईएनए के 16,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण किया जाता है। ठीक है, और जो सुभाष चंद्र बोस है वो आत्मसमर्पण करने के बजाय वहां से निकल भागते हैं और एक जापानी प्लेन में बैठ करके ये जाते हैं फिर से सोवियत संघ जाने की ये जुगाड़ करते हैं, क्योंकि तब तक सोवियत संघ अपने आप को ब्रिटेन से अलग कर चुका था। तो इस बार एक बार फिर आशा जगी थी कि हो सकता है रसिया इस बार फिर हमारी मदद कर दी। तो ये सोवियत संघ जा रहे थे, एक प्लेन में बैठे हुए थे,
प्लेन जब ताइवान के पास पहुंचा तो ऐसा कहते हैं उसके इंजन में कुछ गड़बड़ी हुई, उसमें आग लग गई और प्लेन क्रैश कर गया, जिसमें 3rd डिग्री बर्न, मतलब बहुत ज्यादा झुलस गए थे, जल गए थे सुभाष चंद्र बोस। कुछ समय तक उनकी सांसें भी चलती रही, उनको एक हॉस्पिटल में भर्ती भी कराया गया, उनका इलाज वगैरह भी हुआ, लेकिन अल्टीमेटली 18 अगस्त 1945 को इस एक्सीडेंट में उनकी झुलस जाने के कारण, आग में जल जाने के कारण मृत्यु हो गई। तो यह था एक संक्षिप्त में बायोग्राफी सुभाष चंद्र बोस की। कुछ और महत्वपूर्ण नोट्स हम देखते हैं। ये एक ऐसे राष्ट्रवादी नेता थे जो बाल गंगाधर तिलक के बाद सबसे ज्यादा बार जेल गए। 11 बार ये जेल गए राष्ट्रीय आंदोलन के कारण 1921 से 1941 के बीच में, जिनमें से 2 महत्वपूर्ण जो जेल गए, एक 1925 में गए और 1927 में रिहा किए गए। उस समय इनको मांडले के जेल में यानी बर्मा भेज दिया गया था, और 1930 में ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के समय में इनको जो है अरेस्ट किया गया था। यानी टोटल 11 बार किया गया। 2 महत्वपूर्ण इसलिए मैंने लिखा। इन्होंने 2 महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर निकाले थे, एक तो स्वराज और दूसरा था फॉरवर्ड ब्लॉक। किताब, इन्होंने एक महत्वपूर्ण किताब भी लिखी है, द इंडियन स्ट्रगल, 1935 में वो लंदन से पब्लिश हुई थी। ड्यूरिंग जनरल सेक्रेटरी ऑफ आईएनसी, जब ये आईएनसी की जनरल सेक्रेटरी महासचिव बने थे 1927 में, तो इन्होंने कांग्रेस में जो युवा लोग थे, कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता, उनके लिए उन्होंने जनरल ऑफिसर कमांडिंग बनाया था। ठीक है, कांग्रेस के वॉलंटियर्स को मिला करके, और उनको मिलिट्री जैसा यूनिफॉर्म दिया जाता था, टोपी दिया जाता था, हैवी जूते दिए जाते थे, और मिलिट्री जैसी ट्रेनिंग उनकी करवाई जाती थी। ठीक है, और गांधी जी तो स्वाभाविक बात है इससे खुश नहीं होंगे, क्योंकि गांधी जी भी कांग्रेस में थे, ये भी कांग्रेस में थे, तो गांधी जी ने इस बात की निंदा की थी। ठीक है, और यहीं से सुभाष चंद्र बोस और गांधी के बीच में दूरियां आनी जो है शुरू हो गई थी। 4 जुलाई 1944 को जब ये बर्मा में थे, आजाद हिंद फौज के नेता के रूप में, तो इन्होंने बर्मा में रहने वाले भारतीय, सिंगापुर में रहने वाले, मलेशिया में रहने वाले और पूरे भारत और दुनिया में जहां जहां भी भारतीय, उनके लिए एक मैसेज दिया था, गिव मी ब्लड आई शैल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, और यहीं पर इन्होंने यह भी कहा था कि जिन लोगों के पास जितना कुछ भी मदद हो सकता है, आर्थिक मदद, गहने जेवर से मदद, जिस प्रकार से भी फाइनेंशियल मदद कर सकते हैं, वो सारी मदद इंडियन नेशनल आर्मी यानी आजाद हिंद फौज की जाए, ताकि हम देश की आजादी की लड़ाई में उसका उपयोग करके और हम इस लड़ाई को जीत सकें। इसमें पहला व्यक्ति जो सामने आया था वो मुसलमान व्यक्ति था, और उसने कहा था मेरे पास 1 करोड़ रुपए की संपत्ति है, और ये पूरे 1 करोड़ रुपए की संपत्ति जो है मैं आपको देना चाहता हूं। सुभाष चंद्र बोस ने पूछा भी था कि जब आप सारी संपत्ति आप हमको दे दोगे तो फिर आप क्या करोगे? बोले मैं खुद आजाद हिंद फौज में भर्ती हो जाऊंगा, अपने सपरिवार के साथ, और देश की आजादी के लिए लड़ूंगा, और जब देश की आजादी मिल जाएगी तो फिर मुझे किसी चीज की कमी तो होने वाली नहीं है। तो ऐसे थे सुभाष चंद्र बोस, ऐसे जननायक थे। इनकी एक आवाज में लोग मरने मिटने के लिए उतारू हो जाते थे। 1 करोड़ रुपए, आप 1944 में 1 करोड़ रुपए कितना होता रहा होगा आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से एक महत्वपूर्ण नेता सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, जिनकी बात एक जंगल में आग की तरह फैलती थी, उनके बात को कोई अस्वीकार करने की हिम्मत नहीं करता था। टाइटल, इनके इसी लीडरशिप क्वालिटी के कारण इन्होंने इंडियन लीजन, आजाद हिंद फौज की स्थापना बर्लिन में की थी, तो वहां के सैनिकों ने इनको नेताजी की उपाधि दी थी। ठीक है, आईएनसी प्रेज्ड बोस फॉर हिज पैट्रियोटिज्म बट मेंटेन्ड डिस्टेंस ड्यू टू बोस टैक्टिक्स एंड आइडियोलॉजी। कांग्रेस तारीफ तो करता था सुभाष चंद्र बोस की, लेकिन हमेशा सुभाष चंद्र बोस से दूरी बना के रखी। कांग्रेस में 1938 के बाद सुभाष चंद्र बोस का महत्व जो है वो 1939 के बाद कम होने लगा था, और कोई महत्वपूर्ण पद और कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी कांग्रेस द्वारा कभी सुभाष चंद्र बोस को नहीं दी गई, क्योंकि उनका मानना था कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी अलग है और सुभाष चंद्र बोस की आइडियोलॉजी अलग है। ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटेन की जो सरकार है, चूंकि उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी और जापान जैसे देशों की मदद ली, इटली की मदद ली, इसलिए सुभाष चंद्र बोस को ये लोग फांसीवादी मानते थे। फांसीवादी एक तानाशाह शासन का स्वरूप है, जिसके बारे में हम पीएसआईआर में पढ़ चुके हैं। तो फांसीवादी कहते थे, और फांसीवाद की उस समय दुनिया में बड़ी निंदा की जाती थी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की नजर में बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर इंडिया, यदि भारत आजाद होता है तो भारत के लिए सबसे अच्छा शासन का जो स्वरूप होगा, सबसे बढ़िया प्रकार की जो सरकार होगी, वो होगी सोशलिस्ट अथॉरिटेरियन, समाजवादी पूर्ण सत्तावाद की डेमोक्रेसी के पक्ष में नहीं थी। ठीक है, सोशलिस्ट अथॉरिटेरियन का मतलब होता है सोशलिज्म प्लस फासिज्म, दोनों का मिला जुला स्वरूप। सोशलिज्म में
धर्म का महत्व नहीं है और फासिज्म में राष्ट्रवाद का बहुत महत्व है। तो इन्होंने कहा कि सोशलिज्म से धर्म निकाल देंगे, क्योंकि भारत एक धार्मिक देश है और सोशलिज्म मानता है कि धर्म एक अभीम है, हम इस सिद्धांत को नहीं मानते, इसलिए सोशलिज्म में से हम धर्म वाला मुद्दा निकाल देंगे और फासिज्म में जो राष्ट्रवाद वाला मुद्दा है वो हम सोशलिज्म में डाल देंगे और इन दोनों का सिंथेसिस, इन दोनों का मिला जुला रूप, पूर्ण सत्तावादी शासन ही भारत के लिए ठीक है। पूरे समय के लिए नहीं तो कम से कम शुरू के 20 साल के लिए भारत को एक निरंकुश पूर्ण सत्तावादी सरकार की जरूरत है, ताकि भारत तेजी से अपना विकास कर सके, क्योंकि अंग्रेजों ने काफी कुछ जो है पीछे भारत को ढकेल दिया था और उसके बाद हो सकता है तो फिर हम डेमोक्रेसी अपनाएं, लेकिन 20 साल तक तो कम से कम इसी प्रकार की शासन होना चाहिए। और इसकी प्रेरणा उनको मिलती थी। टर्की में कमाल पाशा ने ऐसा ही किया था। टर्की में कमाल पाशा ने टर्की से मोनार्की को खत्म किया था और एक अथॉरिटेरियन टाइप का शासन वहां पर स्थापित किया था और टर्की का आगे बहुत विकास भी हुआ। तो इसी मॉडल पर सुभाष चंद्र बोस चलना चाहते थे। वो डेमोक्रेसी के पक्षधर नहीं थे, लेकिन कांग्रेस जो है वो डेमोक्रेसी के पक्षधर थी बिल्कुल शुरू से। ठीक है, 1992 में इनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया था, लेकिन इनके जो फैमिली मेंबर्स थे और इनके जो चाहने वाले थे उन्होंने कहा कि ये भारत रत्न बाद में देना, पहले आप ये पता लगाओ कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कैसे हुई भी कि नहीं हुई, हत्या हुई, क्या हुआ, क्या षड्यंत्र था, पहले आप उसका पता लगाओ। जब तक उनके मृत्यु के साथ न्याय नहीं होगा, जब तक उनके सारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स पब्लिक में नहीं आ जाएंगे, जब तक दुनिया सच्चाई नहीं जान लेगी, हमें भारत रत्न से मतलब नहीं है। तो भारत रत्न फिर वापस ले लिया गया था। INA was a brainchild of Japanese intelligence head। ये जो इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज बनाने का जो दिमाग में सबसे पहली बार ख्याल आया था कि जो जापान में भारत के सेना के जो कैदी हैं उन कैदियों को रिहा करके उनकी एक सेना बनाई जाए और उनको कुछ नाम दिया जाए, ऐसा विचार जापान के इंटेलिजेंस के जो मुखिया थे, खुफिया विभाग के जो मुखिया थे फ्यूजीवारा कीकन, उनके दिमाग में आया था और फिर उन्होंने रास बिहारी बोस से ये बात शेयर किया था और फिर अल्टीमेटली आजाद हिंद फौज बना। फिर उसको सुभाष चंद्र बोस ने टेक ओवर किया और उसको स्ट्रेंथन किया। अंडमान निकोबार जो सुभाष चंद्र बोस को मिल गया था और फिर वहां पर उन्होंने आजाद हिंद नामक देश की स्थापना की थी, तो आजाद हिंद फौज में उन्होंने वहां पर एक गवर्नर जनरल नियुक्त किया था और खुद आगे अपने कई कामों के लिए आगे निकल गए थे। वो गवर्नर जनरल अंडमान निकोबार के कौन थे? लेफ्टिनेंट कर्नल A.D. लोगनाथन। ठीक है, 6 जुलाई 1944 को बोस एड्रेस्ड गांधी फ्रॉम सिंगापुर एंड कॉल्ड हिम फादर ऑफ नेशन। 6 जुलाई 1944 को गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी से आशीर्वाद मांगा था कि दूसरी विश्व युद्ध में हम जापान इत्यादि के साथ मिलकर के लड़े हैं, हमें अपना आशीर्वाद दीजिए, और उसी समय उन्होंने गांधी को फादर ऑफ नेशन कहा था। बोस मेमोरियल रेनकोजी टेम्पल, बोस की मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार जापान में ही किया गया और उनकी जो अस्थि वगैरह है उसको एक कलश में रख करके वहां पर एक बुद्धिज्म टेम्पल है जिसका नाम है रेनकोजी टेम्पल, वहीं पर एक सोने के पिटारे पर उनके अस्थि कलश को रखा गया है। ठीक है, जब उनको गांधी जी को खबर मिली कि बोस नहीं रहे तो उन्होंने अपने सहयोगी राजकुमारी अमृता कौर को एक चिट्ठी लिखा था जिसमें बोस के बारे में बात कही गई थी। तो उसमें गांधी ने कहा था, बोस अनडाउटली अ पैट्रियोट बट मिसगाइडेड। निसंदेह जो बोस थे वो एक राष्ट्रभक्त थे किंतु मिसगाइडेड थे, उनको जापान जर्मनी वाले लोगों ने मिसगाइड कर दिया था। ठीक है, अब इतने पढ़े लोग व्यक्ति, ICS निकाले हुए व्यक्ति, इतनी भाषा और इतनी नॉलेज होने वाला व्यक्ति भी मिसगाइडेड हो सकता है या नहीं, अब ये एक चिंतन का विषय है, देखेंगे। अगस्त 2007 में जापान के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आए और कलकत्ता में सुभाष चंद्र बोस मेमोरियल है वहां पर वो गए और उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित किया और उन्होंने कहा कि सुभाष चंद्र बोस का हमारे जापान के लिए बहुत बड़ा योगदान है जिसे जापान कभी भी भूल नहीं सकता। ठीक है, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, सुभाष चंद्र बोस को प्रेरणा कहां से मिलती थी? सबसे महत्वपूर्ण प्रेरणा भगवत गीता, दूसरे स्वामी विवेकानंद और तीसरे CR दास से उनको अपने राष्ट्रवादी प्रेरणा मिलती थी। ठीक है, गांधी ने एक बार उनको कहा था द प्रिंस अमंग द पैट्रियोट्स, राष्ट्रवादियों का राजकुमार है सुभाष चंद्र बोस, ऐसा गांधी ने कहा था। गांधी की मृत्यु संबंधित बड़े कंट्रोवर्सी है तो उनकी जांच के लिए समय समय पर कई कमिटी और कमीशन बने हैं। उनमें से पहला है जॉन फिगेस कमीशन। 1946 में
भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा बनाया गया था, और उन्होंने जब अपनी रिपोर्ट दी तो आज तक वो पब्लिक नहीं हो पाई है। ब्रिटेन की लाइब्रेरी में उनकी रिपोर्ट रखी हुई है, ठीक है, तो पता ही नहीं चल पाया कि कैसे मृत्यु हुई। दूसरा था शाहनवाज कमेटी 1956, नेहरू सरकार के द्वारा बनाया गया था। इसको नेताजी इंक्वायरी कमेटी भी कहा जाता था, 1956 में बना था, और ऐसा कहा जाता है कि इस कमेटी पर काफी दबाव डाल करके रिपोर्ट पे जबरन साइन करवाया गया था, और रिपोर्ट का कारण बताया गया था डेथ बाय प्लेन क्रैश, कि प्लेन क्रैश से ही इनकी मृत्यु हुई है। खोसला कमीशन 1917 में बना, 70 में बना, और इसमें भी बड़ा कंट्रोवर्सी है, ठीक है। ये हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, इन पे भी कहा गया, काफी दबाव डाल करके बात कही गई थी कि रिपोर्ट आप दीजिए, प्लेन क्रैश हुआ और इनकी मृत्यु हुई, तो वही रिपोर्ट आया। मुखर्जी कमीशन 2005 में बनाया गया था। मुखर्जी कमीशन ने कहा कि वो जो अस्थि कलश रखा हुआ है रेनकोजी टेम्पल टोक्यो में, उसका जब तक डीएनए स्टडी नहीं होता तब तक ये हम कंफर्म नहीं कह सकते कि वो जो प्लेन क्रैश में मारे गए थे वही सुभाष चंद्र बोस हैं। इस कमीशन ने यह भी कहा कि वो जापान का एक सैनिक था जिसकी वहां पर अस्थि कलश रखी हुई है, वो सुभाष चंद्र बोस नहीं है, ये ऐसा उन्होंने कहा। और यदि किसी को शक हो तो उसका डीएनए टेस्ट कराएं, तो आज तक डीएनए टेस्ट उसका नहीं हुआ है, ठीक है। और तमाम प्रकार के कमीशन, कमिटी, ये तमाम चीजें जो है वो चलती आ रही है, लेकिन आज तक उसका रहस्य जो है वो खुला नहीं है। कोई कहते हैं गुमनामी बाबा के रूप में काफी लंबे समय तक रहे हैं, कोई भगवान जी के नाम से बोलते हैं ये रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी तमाम थ्योरीज हैं, लेकिन व्हाट इज ट्रूथ इट इज स्टिल अननोन, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण क्वेट्स देखते हैं सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड। We should have but one desire today. आज हमारे केवल एक ही इच्छा होनी चाहिए, the desire to die so that India may live. मरने की इच्छा, हम मरे ताकि भारत जिंदा रहे। भारत के जिंदा रहने के लिए हमारा मरना बहुत जरूरी है। The desire to face a martyr's death, एक शहीद की तरह मरे, so that the path of freedom may be paved with the martyr's blood. हम एक शहीद की तरह मरे ताकि हमारे खून से, शहीदों के खून से स्वतंत्रता का रास्ता बन सके। बड़े क्रांतिकारी विचार थे, ठीक है। मैन मनी मटेरियल कैन नॉट बाय देमसेल्व्स ब्रिंग विक्ट्री ऑफ फ्रीडम। लोगों के द्वारा, पैसे के द्वारा या भौतिक पदार्थों के द्वारा आजादी या जीत नहीं मिलती है। We must have the motive power that will inspire us to brave deeds and heroic exploits. हमारे अंदर ऐसी प्रेरणा हो ताकि हम कुछ ऐसा महान कार्य करें ताकि हमारे देश को आजादी मिले और हमें अपने लक्ष्य में विजय प्राप्त हो सके। The secret of political bargaining is to look more strong what you really are. जब कभी कोई राजनीतिक बार्गेनिंग किया जाए, राजनीतिक मोल भाव किया जाए, तो सुभाष चंद्र बोस का कहना है उसमें आप जितने हो उससे अपने आप को ज्यादा समझ करके बार्गेनिंग करो, तभी सामने वाले से कुछ मिल सकता है। लेकिन यहां कांग्रेस हमेशा अपने आप को इंफीरियर और ब्रिटिश को सुपीरियर मान करके नेगोशिएशन करती थी, मोल भाव करती थी। लेकिन सुभाष चंद्र बोस कहते थे हम महान सभ्यता के लोग हैं, हम झुक करके बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो पॉलिटिकल बार्गेनिंग हमेशा अपने आप को कुछ बड़ा बना करके करें, छोटा बना करके नहीं, ठीक है। नो स्ट्रगल नो लाइफ। यदि जीवन में कोई संघर्ष नहीं है तो जीवन महत्वहीन है, ऐसे जीवन का कोई सार नहीं है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और चीजें देखेंगे। धन्यवाद।